अगर जो है जो आपके 70 से ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी अगर आप 42 सीटों वाली पार्टी से मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की भी क्या रणनीति। लेकिन आप जो है वो टाल मटोल वाला रवैया अगर अपनाएंगे तो जनता आपको जवाब देती हुई नजर आएगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि उसका पूरा वह फायदा लेना चाहेंगे। और साथ ही साथ 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बात यहाँ पर तेजस्वी यादव के बयान के बारे में कर ली जाए। जाहिर है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ आए थे, लालू प्रसाद। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार क्या अब गिरने वाली है? आखिरकार क्यों इस तरह के दावे बिहार की सियासत में लगातार किए जा रहे हैं? क्योंकि 9वें बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार से अब उन्हीं के पार्टी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार के हर फैसले में हाँ कहने वाले नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार का यो पाला बदल लेना जनता के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि बिहार में जेडीयू के एक नेता पाल्टन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी से न केवल इस्तीफा देते हैं बल्कि जमकर नीतीश कुमार को खरी खोटी भी सुनाते हुए नजर आते हैं। 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में आरजेडी दावा कर रही है कि इस बार नीतीश कुमार की जो ये चाल है वो उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। क्या वाकई में मान लिया जाए कि अब पाल्टन सिंह के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के और भी कई नेता यहां पर नीतीश कुमार के साथ बगावत कर सकते हैं? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार उनके इस पूरे मामले पर क्या राय है। यहां पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, जिस तरीके से पाल्टन सिंह ने इस्तीफा दिया, देखा जा रहा था कि वो बार बार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे जब तक वो इंडिया अलायंस में शामिल थे, आरजेडी के साथ गठबंधन में थे। लेकिन जेडीयू ने जिस तरीके से इस पूरी बाजी को पलटा है, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस फैसले से ना तो बिहार की जनता खुश नजर आ रही है और ना ही नीतीश कुमार के नेता। क्या लग रहा है कि पाल्टन सिंह के बाद अब आने वाले समय में और भी नेता यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रज्ञा जी, अगर हम पूरे के पूरे मामले पे गौर करें तो नजर ये आता है कि जेडीयू भले ही बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन उसके जो विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ में जाने को राजी नहीं। आपने जैसा जिक्र किया कि 2 नेताओं के बारे में आपने बताया, लेकिन अभी कई सारे नेता ऐसे हैं जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और जब मौका मिलेगा वो अपने तेवर दिखाते हुए नजर आएंगे। दरअसल 10-12 फरवरी के आसपास जो है फ्लोर टेस्ट होना है, तो ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, खासकर जेडीयू खेमे के, वो अपना रंग बदल सकते हैं, क्योंकि जब सीएम नीतीश कुमार अपने इतने सारे रंग बदलते हुए नजर आ सकते हैं तो उनकी पार्टी के नेता भी कुछ ऐसा ही करेंगे। बड़े नेताओं को देखकर छोटे नेता भी सीखते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो छोटे नेता हैं उनमें कम से कम कुछ आत्मीयता बची है। उन्होंने जो है साथ छोड़ना बेहतर समझा, क्योंकि लगातार जिस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पूरी कैंपेन की, इलेक्शन लड़ा और तमाम चीज़ें करते हुए नजर आए, उसी बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार फिर से बैठते हैं तो उनको तकलीफ होती है। और ये बात अब नीतीश कुमार को समझना चाहिए, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं बिहार की। अगर वो नहीं समझेंगे तो जिस तरह से 43 उनके पास सीटें बची हैं आने वाले चुनाव में, जैसे प्रशांत किशोर भी कहते हैं, मुश्किल से 5 सीटें भी उनके हिस्से में नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी बार आप पलटी मार रहे हैं, इतनी बार आप जो है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो आपकी जो कह सकते हैं जो क्रेडिबिलिटी होती है उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर आप किस तरह से जो है बिहार की जनता के साथ में धोखेबाजी कर रहे हो। क्योंकि बिहार में सिर्फ सरकार बदल रही है, वहाँ का माहौल नहीं बदल रहा। क्योंकि विकास की हम बात करते हैं, हम तमाम चीज़ों की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन वो जस का तस है। तो ऐसे में क्या सिर्फ अपनी जो सियासत को चमकाने के लिए या बचाने के लिए जो नीतीश कुमार हैं वो तत्पर नज़र आते हैं, जबकि विकास की बात करो तो कि मुझे इसने काम नहीं करने दिया, मुझे उसने काम नहीं करने दिया, जबकि आप 8 से 9 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में आपको काम करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए, लेकिन आप जो है वो टाल मटोल वाला रवैया अगर अपनाएंगे तो जनता आपको जवाब देती हुई नजर आएगी आने वाले चुनाव में। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें प्रज्ञा जी, तो तकरीबन 6-7 महीना ही बचा है, 8-9 महीना बचा है मुश्किल से। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 से 2 महीने का समय रहता है। तो ऐसे में जेडीयू के लिए बड़ा मुश्किल होगा कैसे जनता के बीच में वो जाएगी और किन मुद्दों के साथ में जाएगी, क्योंकि अब तक जो बीजेपी के लिए तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आते थे, तमाम मुद्दों पर उनको घेरते हुए नजर आते थे, अब उनके साथ होंगे तो आखिर उनके अब मुद्दे क्या होंगे?
वाकई में देखिए, जहां एक और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी शपथ ले चुके हैं। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि लगभग एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन आखिरकार अभी तक क्यों बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? क्या नीतीश कुमार यहां पर अब बीजेपी को समझा नहीं पा रहे हैं, उन्हें मना नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जेडीयू से किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? अबरार है मेरे साथ। अबरार, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार आखिरकार अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जाने के बाद से ही वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका पद जो है वो बचा रहे। बाकी अगर विधायकों की बात करें या मंत्री किसे बनाया जाएगा जेडीयू खेमे से, ये तो आने वाला समय बताएगा। चूँकि एक बात पर बीजेपी तैयार हुई होगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बाकी अगर देखा जाए सीटों के लिहाज से भी तो भाजपा का जो पलड़ा है वो भारी है, और ऐसे में तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है। नीतीश कुमार अगर नैतिकता के तौर पर उस जो है 19 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है उससे पहले के जो चुनाव हुए तो उस समय जो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, तो अभी भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो आंकड़े हैं नहीं मौजूद। भारतीय जनता पार्टी इस समय उनकी सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार का सवाल है, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ज़्यादा कोई जो है जेडीयू और भाजपा के भीतर कोई जो है यहाँ पर लड़ाई की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को तो मात्र अपना पद बचाना है। क्योंकि अगर जो है आपके 70 से ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी अगर आप 42 सीटों वाली पार्टी से मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की भी क्या रणनीति है वो तय है। भाजपा मात्र ये चाहती है कि जो 6 से 7% का वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ, जो भाजपा के साथ जुड़ने के बाद जुड़ेगा, क्योंकि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास 4 से 5% ही वोट रह पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो कुछ कुछ सीटों का नुकसान होने वाला है कम से कम उससे बचा जा सके, और बीजेपी को 24 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। यानी कि अबरार, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हो सकता है यहाँ पर नीतीश कुमार को ही बड़ा धोखा जो है वो बीजेपी देती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जब नीतीश कुमार मौका परस्ती की सियासत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करेगी। 2024 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आंकड़े ये बताते हैं कि 24 के चुनाव में अगर भाजपा अकेले भी चुनाव लड़ती वहाँ पर, और जो है इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एक साथ होते, तब भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल जाती। तो ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से प्लस पॉइंट किया है कि अगर कुछ भी सीटों का नुकसान होने की जो शंका थोड़ी बहुत भी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। और बिहार में जैसा उन्होंने 2019 के नतीजे हासिल किए थे, ठीक उस तरीके से ही नतीजे इस बार भी उनके पक्ष में जाए, और वैसा होता हुआ भी नजर आएगा। उसके बाद नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी को कोई खासी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद की अगर बात करें यहाँ पर हम 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो 25 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी तो है, लेकिन उस बार आंकड़े और फासले जो है सीटों के तौर पर वो आरजेडी का और भी ज्यादा बढ़ता नजर आए। वाकई में देखिए, ये बात तो अबरार ने काफी सही कही कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास सबसे कम विधायक है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद आखिरकार उन्हें किस तरह से मिल जाता है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को अपने पास रख लेना चाहती है जो नीतीश कुमार के दम पर लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आएगा? लेकिन इस दौरान अबरार ने यह भी कहा कि आरजेडी 2025 में होने वाले चुनाव में हो सकता है सबसे मजबूत पार्टी बनती हुई नजर आए अगर नीतीश कुमार को धोखा यहां पर एनडीए देता हुआ नजर आता है। और इसी बीच अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इसी आधार पर तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है? यहां पर मेरे सहयोगी प्रांशी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या सियासी मतलब निकाला जाए। प्रांशी के ना तो वो मुख्यमंत्री रहे, ना उनकी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वह बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए में एक बार फिर से जेडीयू का शामिल हो जाना, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसका पूरा वह फायदा लेना चाहेंगे, और साथ ही साथ 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बात यहाँ पर तेजस्वी यादव के बयान के बारे में कर ली जाए, जाहिर है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ आए थे, लालू प्रसाद यादव साथ आए थे, उम्मीदें ये थी कि कहीं ना कहीं गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन ये गठबंधन टूटता और बिखरता हुआ नजर आया। तो अभी
देखा जाए यहाँ पर आने वाले समय में तेजस्वी यादव क्या कुछ फैसला लेंगे, क्योंकि ईडी सीबीआई की जो छापेमारी देखने को मिल रही है उस बीच यहाँ पर राजद की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी आने वाले समय में देखना होगा प्रज्ञा कि आखिरकार यहाँ पर जो गठबंधन है वह यहाँ पर किस तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी लगातार यहाँ पर ऐलान कर रही हैं कि अकेले वह चुनाव लड़ती हुई देखे जाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। प्रांशु, यहाँ पर एक आखिरी सवाल और रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि आरजेडी अब जेडीयू के विधायकों के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के कुछ विधायकों को आरजेडी के साथ शामिल किया जा सके। तो ऐसे में अगर वाकई में ये रणनीति काम आती है, क्योंकि अगर बता दें तो यहाँ पर एनडीए के पास लगभग 122 विधायकों का समर्थन है और आरजेडी और कांग्रेस और जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें मिलाकर लगभग 115 से 16 विधायक हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी से लगभग जिन विधायकों को साधने की कोशिश की जा रही है या आरजेडी को अपना समर्थन दे देते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश की जो सरकार है वो गिर जाए? देखिए, फिलहाल तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर समर्थन की बात कर ली जाए, विधायकों की बात कर ली जाए तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल तो देखा जाए यहाँ पर एक एक करके विधायक सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक विधायक ने आरजेडी का साथ दिया और अभी देखा जाए लोकसभा चुनाव में महज चंद महीने बाकी रह गए हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले बाजी यहाँ पर पलटती हुई भी नजर आ सकती है। जिस तरह से नीतीश कुमार पलटते हुए नजर आए हैं, अभी विधायकों के साथ की बात कर ली जाए, ललन सिंह लगातार यहाँ पर सुर्खियों में बने हुए हैं कि ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह के साथ यहाँ पर कई विधायकों का समर्थन देखा जा सकता है। तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कितने विधायक यहाँ पर आरजेडी के साइड जाना चाहेंगे। फिलहाल तो देखा जाए लोकसभा चुनाव में पूरा फायदा देखते हुए ही जेडीयू आगे बढ़ रही है, तो जीत यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखती है। देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में वाकई में वह अपना फैसला बदलते हैं या फिर नहीं। वाकई में देखिए, देखना काफी अहम रहेगा कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी कोई बड़ा खेल यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है, जिसके दावे लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से किए भी जा रहे हैं। देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।